नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी आज आपका स्वागत करती हूँ इस विशेष वीडियो में जो मैं बनाने जा रही हूँ केस टेकिंग के ऊपर, रूब्रिक कन्वर्जन के ऊपर, जो कि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, रिपीटेड रिक्वेस्ट आए हैं पहले के वीडियोस में जो मैंने शुरू से बनाए हैं, लेकिन इन बातों पे मैंने थोड़ा सा साइड रखा था क्योंकि मुझे ये पहले बताना था कि रेमेडी को कैसे अंडरस्टैंड करिए, आप आपकी जर्नी कैसे बनाइए। तो अब काफ़ी लोग सुन रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफ़िकली उनको ये समझ आ रहा है कि रेमेडी पहले कैसे समझनी है। तो वो अब आप रेमेडी समझने लगे, आपने एक जर्नी बनाने लगी, आप मटीरिया मेडिका पढ़ने लगे उनको समझने के लिए। अब उनको आपके क्लिनिक में अप्लाई कैसे करेंगे? तो ये पार्ट जो है ना, ये मैंने राव सर से सीखा था क्योंकि जब ऑर्गेनॉन पढ़ाई जाती थी तो हमारी टीचर जब भी ऑर्गेनॉन पढ़ाती थी मुझे एक एहसास अलग ही लेवल का होता था क्योंकि मेरे नाना जी बहुत बड़े पंडित, बहुत बड़े विद्वान रह चुके हैं। तो इसीलिए भगवान में विश्वास विश्वास अटूट था। तो वो जो ये विश्वास था कि यहाँ पे एक पावर है, एक शक्ति है जो हम सबको गवर्न करती है, जो हम सबको एक हार्मनी में चलाती है, हार्मनी डिज़ायर फॉर बहुत विस्तार से हम समझ सकते हैं अलग अलग वेज़ में। तो जो कि एक क्वालिटी वाइटल फोर्स की दी गई है हैनेमन सर ने कि हम को जो चलाने वाली शक्ति है वो हर सेल में है, हम सब में, कण कण में, जैसे कण कण में भगवान बसे हुए हैं। तो उनको बोला कि ये खंबा तोड़ो, तो उनने खंबा तोड़ के और नरसिंह जी प्रकट हो गए। तो हमको वो कैसे रूप में दिखते हैं ना, भगवान हमको किस रूप में दिखते हैं, वैसे ही वाइटल फोर्स है ना वो हमको किस किस रूप में दिखता है। तो अगर हम ये पत्ता तोड़ेंगे आज, अगर ये पत्ता तोड़ा तो उसमें से रस बहता हुआ दिखेगा, आपको गीलापन दिखेगा। ये सूक्ष्मता की पहचान है कि ऊपर से सूखा हुआ है लेकिन अंदर उसमें रस है। वो जो फ्लो है ना, अगर आप वेद पढ़ेंगे तो उसमें उनने एक रस की बात की है, बहुत सारी चीज़ों की बात की है, वायु की बात की है। तो ये जो है हमारे आसपास, ये बहुत विस्तार से फैली हुई है, हमको किसी भी चीज़ की कमी नहीं दी है। तो ये जो भगवान हैं, ये आपको हर लेवल में, मतलब आप उनको भगवान बोलिए या आप उनको केमिकल न्यूट्रिएंट्स के लेवल पे जाके नाप-तोल करके बोलिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर हिम, इट इज़ इनफाइनाइट। सो अगर आप देखेंगे ये वायुमंडल भी इनफाइनाइट है, पानी कोई मेजर नहीं कर सकता कि पृथ्वी पे कितना पानी है, इम्पॉसिबल है। ऐसी चीज़ें हैं ना कि ऑक्सीजन कितना है, पूरे आप कितने सारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड भी गैलेक्सी है। तो आप देखिए जो कण कण है ना वो उसकी पहचान है। तो एक इंसान की पहचान आपको उसके कण कण में दिखेगी। तो जो बीमारी भी आ रही है वो सूक्ष्मता के लेवल से आपको वो कण कण से आपको बताएगा कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। तो जब हमने ऑर्गेनॉन पढ़ी थी तो उनने डायनामिक इन्फ्लुएंस की बात की, तो जब हमारी टीचर वो समझा रही थी ना तो मुझे लगा नहीं, ये होम्योपैथी ना ये कुछ अलग साइंस है और मुझे यही प्रैक्टिस करना है, यही समझना है। लेकिन ये समझें कैसे ना, इस डायनामिसिटी को हम क्लिनिक के लेवल पे कैसे अप्लाई करेंगे, हम पैसे कैसे कमाएंगे, हम क्लिनिक चलाएंगे, पेशेंट आएंगे कैसे, हम ठीक कैसे करेंगे ना। ये बात तो समझ आ गई कि कुछ तो है जो हमारे पूरे पूरे सोलार सिस्टम को गवर्न कर रहा है। डायनामिक इन्फ्लुएंस हर एक प्लैनेट को अपने अपने ऑर्बिट में पकड़ के है, वो ऑर्बिट नहीं बदलते हैं। कितने वर्ष हो गए लाइफ को आके या हम सबको आके, लेकिन हम सब मतलब ह्यूमैनिटी को आके, इस पृथ्वी पे ह्यूमन बीइंग्स को आके, लाइफ को आके, एल्गे से लेके प्रोटोजोआ से लेके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये लाइफ कितने सालों से आई है, कितने साल भी नहीं, हम सदी बोलेंगे। लेकिन हम ये बता नहीं सकते कि ये कैसे होता है। ये सिर्फ एक डायनामिसिटी है। 2 टाइनी सेल से हम
एक बेबी फॉर्म करते हैं, वो बेबी इतना बड़ा ह्यूमन बीइंग बन जाता है, और ये कैसे ऑपरेट कर रहा है। अगर हम उनको फिज़िकल फॉर्म पे मेडिसिन देते हैं, तो ये टॉपिक थोड़ा सा मैं अलग डिविएट हो रही हूँ, लेकिन ये बात समझ आ गई कि हम जब तक डायनामिसिटी के लेवल पे मेडिसिन नहीं देंगे, तब तक वो जो असर होना चाहिए उसके व्यवहार में, उसके जो मॉर्बिडिटी जो बताई है सर ने, हैनमन सर ने, वो गज़ब की चीज़ है कि ये, लेकिन क्लिनिकली कैसे समझें। तो मैंने जब डॉक्टर मिलिंद राव सर को ज्वाइन किया, तो मुझे ये सारी बातें समझ आने लगी कि इसको हम सिंप्लीफाइड वे में कैसे अप्लाई करें। तो उनने मुझे सबसे पहले एक बात बताई, जो मैंने अपनी ही बुक में मेंशन की है। अगर आप बेस फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप ये बुक ज़रूर परचेज़ करिए। मैंने आज तक इसके बारे में अपने वीडियोज़ में नहीं कहा, लेकिन आज कहूँगी, क्योंकि ये टॉपिक जो सर के टीचिंग्स हैं, ये सब मैंने अपनी बुक में बहुत अच्छे से सर के ही वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है, अपने केसेस के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो गोइंग बैक टू द रूट्स इसका नाम है, रीविजिटिंग द फंडामेंटल्स ऑफ होम्योपैथी। और ये फंडामेंटल्स ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज से निकलते ही आपको पढ़नी है या कॉलेज में ही पढ़नी है। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो अलग अलग वे में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमारे वे में अगर समझना चाहते हैं कि राव सर ने कैसे उसको सिंप्लीफाई किया हमारे लिए ऑर्गेनॉन को, और टर्मिनोलॉजीज़ निकाली जो हैनेमन सर ने ही एक्सप्लेन की हैं। तो उन्होंने बताया कि देख पल्लवी, पर्सन, एक इंसान अकेले नहीं रह सकता इस धरती पे। उसको उसको हर लेवल पे कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। जैसे ये पेड़ खड़ा है पीछे, तो ये पेड़ भी अगर घमंड कर ले कि मैं अकेला ही खड़ा हूँ, या अकेले अपने वजह से ही मैं खड़ा रह सकता हूँ और आम दे सकता हूँ, नामुमकिन है। तो उसको वायु चाहिए, उसको जल चाहिए, उसको शक्ति चाहिए सूर्य की, तो उसको नीचे से भी, मिट्टी से भी पोषण चाहिए। तो वैसे ही इंसान अकेला नहीं रह सकता। उनने इतनी प्यारी भाषा में ये बात मेरे दिमाग में घुसा दी कि पर्सन जो है, ही इज़ रिलेटेड टू हिज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या हुआ अब उसका, तो या तो वो फिज़िकल हो गया, या केमिकल हो गया, या फिर नेचुरल हो गया। और ये नेचुरल एनवायरनमेंट, जो फिज़िकल मतलब कि नेचुरल एनवायरनमेंट से, जैसे मिट्टी हो गई, पानी हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, हम खाना खा रहे हैं वो फिज़िकल एनवायरनमेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर क्लाइमेटिक चेंजेस हैं। ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, ये कभी हमको हानि नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति है जो हैनेमन सर ने भी बताई है कि हम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, नेचुरल एनवायरनमेंट के हिसाब से हम अडेप्ट हो सकते हैं। और ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कैसे भी अपने आप को अडेप्ट कर सकती है, अपने आप को मोल्ड कर सकती है। ठंडी लगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ब्लड वेसल श्रिंक हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्शन आ जाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन, सो दैट उसका जो एनर्जी है वो कंजर्व हो जाए और अंदर हीट प्रोड्यूस करे, तो उसको ठंड नहीं लगे। फिर अगर गर्मी है तो वैसोडाइलेटेशन होता है, पसीने छूटते हैं ताकि वो हीट लॉस हो और हमको कूलिंग इफ़ेक्ट आए। तो ये जो थर्मोडायनामिक्स है, ये जो होम्योस्टैसिस है, जो फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में समझाया है हमको, तो ये सारी क्वालिटीज़ एक ह्यूमन बीइंग में हाईएस्ट लेवल पर हैं। क्योंकि उनने यही बताया कि जो कोकोनट ट्री है, मैंने बोला यार कितनी लॉजिकल बात कर रहे हैं सर, कि कोकोनट ट्री है, उसको आप कहीं भी प्लांट करो तो वो मर जाएगा। उसको चाहिए समुंदर किनारे वाली हवा, रेती वाली मिट्टी, वरना वो हर जगह सरवाइव नहीं होगा। वैसे ही अगर आप पोलार बेर को लें तो आपको हर जगह नहीं मिलेगा, वो आपको बर्फीली जगहों पे मिलेगा। ऐसी बातें उनने बताई ना, मेरे जहन में घुस गई कि वड़ा पाव खाते हैं तो बोलते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई, वहाँ पे वड़ा पाव मत खाना। अरे फूड पॉइजनिंग कितने लोगों को हुई, तो हर एक को होनी चाहिए अगर वड़ा पाव में डिफ़ेक्ट है तो ना। अगर वो किसी एक व्यक्ति को हो रही है और बाकी सबको नहीं हो रही, मतलब वड़ा पाव में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इंसान में है। तो हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी लो है इसकी वजह से, इसकी इम्यूनिटी हाई करनी है। ज़्यादातर पेरेंट्स आते हैं हमारे पास यही कहने कि मेरे बच्चे की इम्यूनिटी लो हो गई है। क्यों लो हो गई है? क्योंकि थोड़ी सी भी आइसक्रीम खाता है तो सर्दी पकड़ लेती है, बारिश में भीगता है तो बुखार आ जाता है।
ये इम्यूनिटी लो की निशानी है। तो उनको वो लो क्यों लग रही है? क्योंकि बाकी सब तो भीग रहे हैं, लेकिन उनको तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे बच्चे को ही हो रहा है। तो ये है जो आपको दिख रहा है कि ये हर किसी को नहीं हो रहा, सिर्फ इसी व्यक्ति को हो रहा है, तो वो लॉ नहीं हो सकता। तो ये हम कह नहीं सकते कि नेचुरल एनवायरनमेंट के वजह से इंसान बीमार पड़ता है, इज़ नॉट अ लॉ। तो लॉ वो होता है ना जो हर किसी पे, हर जगह पे, हर समय पे अप्लाई हो। ठीक है। फिर उनने एक मज़ेदार वाली बात बताई जो वो बुक में मेंशन्ड है, आप प्लीज़ उसको पढ़िए, आपको एग्जाम्पल्स के साथ में मिलेगा कि IPR जो डॉक्टर हैनेमन सर ने उनके ऑर्गेनॉन के अफोरिज्म्स में बहुत अच्छे से अलग अलग प्रकारों से बताई है। आप देखिए अफोरिज्म नंबर 211, 212, 213, 217, 220, 84, 90 एंड 94। ये अफोरिज्म्स को आप ज़रा गहराई से पढ़िए, शांति से पढ़िए, आपको समझेगा कि IPR चीज़ क्या है। ये आर्टिफिशियल रिलेशनशिप्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। ये क्या होता है जो इंसान बनाता है। जैसे ही पैदा हुआ तो वैसे, अरे बेबी मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा पापा हूँ, मैं तेरी दादी हूँ, मैं तेरा बाबा हूँ, मैं नानी हूँ, मैं चाचा हूँ। तो ये क्या हुआ ना, ये इंसान ने बनाया है, अपने रिश्ते बनाए हैं, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। और इसी के वजह से इंसान बीमार पड़ता है। वजह से मतलब जब इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता, जब इनके साथ अडेप्टेबिलिटी लॉस हो जाती है या कहीं पे भी कोई मुश्किल आने लगती है इनके साथ जुड़ने में या इनके साथ तनाव होने में। तो ये हमको समझना है कि ये आर्टिफिशियल रिलेशनशिप, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के साथ, अपने IPR के साथ कैसे पेश आता है, कैसे डील करता है। अभी जैसे आप देखेंगे आम के पेड़ में आम अलग अलग वैरायटी के आते हैं, तो कोई खट्टा ज़्यादा निकलता है, कोई मीठा ज़्यादा निकलता है, ये और बीज तो आम के वही हैं, लेकिन वो बीज भी अपनी जो क्वालिटी है वो अलग से निखार के दिखाते हैं कि आपने एक ही पेटी के आम लिए लेकिन आपको सब में कुछ ना कुछ अलग दिखेगा। तो वो आपको समझना है, ये IPR के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं। तो इसको मैं आगे और इसी जर्नी को कि ये IPR को कैसे समझना है, कैसे पकड़ना है, थोड़ा सा और मैं आगे लेके जाऊंगी। केस टेकिंग के ऊपर थोड़ा सा 2-3 वीडियोस बनाऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगे, आपको काम में आए। प्रैक्टिकल यूटिलिटी और एप्लीकेबिलिटी ऑफ होम्योपैथी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे ताकि स्टूडेंट्स जो हैं या जो अप्लाइड माइंड को प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको इस बात का और ज़्यादा एहसास हो। तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए आपके ही मित्रों से जो आपके कॉलेज में हैं। और इसी के साथ मैं चाहती हूँ इस वीडियो को एंड करना। बाय।